हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास ये संबंधित है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से। और नवंबर में जो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तब तक हम पर डे जो आपको एक सीरीज उपलब्ध करवाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है और आगे क्या पूछा जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन जो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन सीरीज को। निम्नलिखित में से कौन द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक है? तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक ये लिखी गई है ट्विंकल खन्ना के द्वारा, जो अक्षय कुमार की वाइफ है ट्विंकल खन्ना, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। और ये पुस्तक किस पर आधारित है? नारीवाद पर जो है ये आधारित है। और ये एक प्रकार से जो है वो 4 कहानियों का क्या है, संग्रह है पुस्तक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। सुधा मूर्ति ये क्या है? तो इन्फोसिस की प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? सुधा मूर्ति। और इनकी भी पुस्तक है काफ़ी फेमस, कौन सी? डॉलर बहू। डॉलर बहू ये किसकी पुस्तक है? तो ये है सुधा मूर्ति की। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के कल्याण के लिए इनको 2006 में सुधा मूर्ति को पद्म श्री पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। किरण देसाई ये भी भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक के लिए किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। और किरण देसाई की मदर हैं जिसका नाम क्या है? अनीता देसाई। इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है और ये 3 बार नॉमिनेट हो चुकी हैं बुकर अवार्ड के लिए। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है? इन कस्टडी। इन कस्टडी, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अनीता देसाई के द्वारा इस पुस्तक को जो है वो लिखा गया है। और अरुंधति रॉय, इनकी भी एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसके लिए इनको 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? अरुंधति रॉय को। तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है अरुंधति रॉय को के द्वारा? तो इनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की जो है पुस्तक है। अच्छा, लेखन के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉर्जिया गोस्पुडेव को। और जॉर्जिया गोस्पुडेव ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बुल्गारिया से। बुल्गारिया के लेखक हैं। और कौन सी पुस्तक के लिए इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? टाइम सेल्टर के लिए। टाइम सेल्टर पुस्तक के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है जॉर्जिया गोस्पिडेव को। अच्छा, 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? तो वो एक भारतीय को दिया गया था। और ये प्रथम भारतीय हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। किसको? गीतांजलि श्री को। और क्या, किसके लिए? रेत का मकबरा। और रेत का मकबरा जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, द टॉम्ब ऑफ सैंड में। तो रेत का मकबरा उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। और 2023 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है जॉन फोसे को। जॉन फोसे को, जो एक नॉर्वे के लेखक हैं, जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो 2023 में दिया गया है। और बात करें कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? 1913 में। और कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था इनको? गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, लेकिन किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जड़ से बनती है? तो पुदीना। पुदीना की जो औषधि बनेगी उसकी जड़ से बनाई जाती है। पुदीना की जड़ से जो है वो क्या बनाई जाती है? औषधि बनाई जाती है। धनिया जो अपना सब्जी में यूज होता है, अजमोद ये भी अपना धनिया की तरह जो है इसका भी यूज किया जाता है सब्जी में। फीफा महिला विश्व कप 2023 में उपविजेता देश कौन सा रहा है? तो ये रहा है इंग्लैंड देश। इंग्लैंड देश के जो है वो इसमें क्या रहा है? फीफा वर्ल्ड कप में, महिला फीफा वर्ल्ड कप में उपविजेता रहा है। और आपसे पूछे विजेता कौन सा देश रहा? तो विजेता रहा इसमें स्पेन। स्पेन के द्वारा फीफा महिला वर्ल्ड कप को जो है वो जीता गया है। और बात करें, जो स्पेन है ये कौन से नंबर का ऐसा देश बन गया है जिसने क्या महिलाओं का भी और पुरुषों का भी जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो ये विश्व का सेकंड नंबर का देश बन गया है जिसने महिलाओं का भी
अपना फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है और पुरुष भी जो है जीत चुका है। और विश्व का पहला देश कौन सा है ऐसा? तो विश्व का पहला देश है ऐसा जर्मनी, जिसमें पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है और जिसने महिलाओं का भी फीफा वर्ल्ड कप जीता है। और दूसरा कौन सा बन गया है? स्पेन बन गया है। बात करें जो महिला फीफा विश्व कप है अपना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन 2 देशों में किया गया, संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश के अंदर जो है वो महिला फीफा विश्व कप की जो है वो मेजबानी की गई। और इसमें शुभंकर क्या रहा फीफा वर्ल्ड कप में? तो शुभंकर रहा तजुनी। और तजुनी एक प्रकार की क्या है? तो तजुनी एक प्रकार की पेंगुइन है। बात करें जो फीफा महिला विश्व कप है, इसमें जो गोल्डन बूट अवार्ड है, गोल्डन बूट अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है हिनाता मियाजावा को। हिनाता मियाजावा को जो है वो गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हिनाता मियाजावा किस देश से बिलोंग करती हैं? जापान देश से जो है बिलोंग करती हैं। और एक है गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ऐताना बोनमाटी को। ऐताना बोनमाटी को गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया महिला फीफा वर्ल्ड कप में। और जो ऐताना बोनमाटी हैं ये किस देश से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं स्पेन देश से। और जो गोलकीपर होता है उसको कौन सा दिया जाता है अपना कप? तो वो दिया जाता है गोल्डन ग्लोव अवार्ड। गोल्डन ग्लव अवार्ड वो किसको दिया गया है? तो गोल्डन ग्लव अवार्ड ये दिया गया है मैरी इयरफ्स को। मैरी इयरफ्स को गोल्डन ग्लव अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया। और मैरी इयरफ्स ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये इंग्लैंड देश की प्लेयर हैं मैरी इयरफ्स, इनको गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला। तो ये तीनों अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन बूट अवार्ड ये दिया गया हिनाता मियाजावा जो जापान से हैं। और गोल्डन बॉल अवार्ड ऐताना बोनमाटी को दिया गया जो किस देश से बिलोंग करती हैं? स्पेन से। और गोल्डन ग्लव अवार्ड ये दिया गया मैरी इयरफ्स को दिया गया जो इंग्लैंड देश से जो है बिलोंग करती हैं। बात करें फीफा, जो फीफा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इनफैंटिनो, ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? फीफा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, भारत में फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पे है? तो भारत फीफा रैंकिंग में 99वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन सा देश है? अर्जेंटीना जो है वो इसके अंदर फर्स्ट स्थान पर है। और भारत में कौन सा होता है फुटबॉल से संबंधित एक कप हुआ है? कौन सा? डुरंड कप। और अब की बार कौन से भी नंबर का डुरंड कप था? 132वें नंबर का डुरंड कप था। और इसको किसके द्वारा जीता गया? मोहन बागान क्लब के द्वारा। मोहन बागान क्लब के द्वारा जो इसको जीता गया। और मोहन बागान क्लब के द्वारा किसको हराया? तो इसने हराया पूर्वी बंगाल को। पूर्वी बंगाल को हरा करके 132वां डुरंड कप मोहन बागान क्लब के द्वारा जो है वो जीता गया। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? कोलकाता के अंदर जो इसका आयोजन किया गया। अच्छा, एक ट्रॉफी भी है फुटबॉल से जो काफ़ी फेमस है, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और अब की बार कौन से भी नंबर की संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया था? 76वें नंबर की संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया। और 76वें नंबर की संतोष ट्रॉफी जो है किसके द्वारा जीती गई है? तो ये जीती गई कर्नाटक राज्य के द्वारा। और कर्नाटक ने किस राज्य को हराया इसमें? तो कर्नाटक ने हराया मेघालय राज्य को हरा करके संतोष ट्रॉफी 76वें नंबर की संतोष ट्रॉफी जीती किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा। और भारतीय फुटबॉल संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय फुटबॉल संघ के प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कल्याण चौबे। कल्याण चौबे ये भारतीय फुटबॉल संघ के प्रेजेंट टाइम में क्या है? ये अध्यक्ष हैं। और एक कप है वो भी ध्यान रख लेना, सुब्रतो कप। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो सुब्रतो कप का संबंध भी अपना किस खेल से? फुटबॉल से ही है। और 2022 में पुरुषों का भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप। और पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप वो किस देश के द्वारा जीता गया था? अर्जेंटीना के द्वारा उसको जीता गया। और अर्जेंटीना ने किसको हराया था? फ्रांस देश को इसमें हराया था। और आयोजन कहाँ पर हुआ? मैंने बताया आपको, कतर दोहा में पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप जो है आयोजित किया गया था। और 2023 में एक फुटबॉल कप हुआ है, कौन सा? अंडर 20 फीफा विश्व कप। और अंडर 20 जो फुटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था?
इसका आयोजन किया गया था अर्जेंटीना में। और किसके द्वारा इसको जीता गया? उरुग्वे को द्वारा इसको जीता गया। और उरुग्वे ने किसको हराया इसमें? तो उरुग्वे के द्वारा हराया इसमें इटली देश को। इटली को हरा करके अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जो पुरुषों का था वो किसने जीता? उरुग्वे देश के द्वारा जो है वो जीता। और भारत में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और वो किसके द्वारा जीता गया था? तो वो जीता गया था स्पेन देश के द्वारा। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा पुरुषों वाला? तो 3 देशों के अंदर किया जाएगा। एक तो है कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के द्वारा 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का जो है वो मेजबानी की जाएगी। किस वर्ष में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो ये किया था इसने कब्जा 1510 में। 1510 में गोवा राज्य पर जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कब्जा किया। और ये क्या थे? एक पुर्तगाली थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और प्रथम गवर्नर जनरल थे पुर्तगाली, वो कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और आपसे पूछे प्रथम वायसराय कौन थे पुर्तगाली? तो वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, भारत के ऊपर ब्रिटिश ने शासन किया, तो ब्रिटिश में जो अपने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो उसी तरीके से यहाँ पर पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन होंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो उसी तरीके से पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा थे। और इनके द्वारा जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनके द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया 1510 में, जो इनके द्वारा कब्जा किया गया। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। और इनके द्वारा भारत की खोज कब की गई थी? 1498 में भारत की खोज की थी किस व्यक्ति के द्वारा? वास्को डिगामा के द्वारा। और ये भारत में प्रथम कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। केरल के कालीकट पर आए थे कौन भाई? वास्को डिगामा। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे अंतिम जो है वो भी कौन गए थे? पुर्तगाली सबसे अंतिम गए थे। और किस राज्य जो है, कौन सा राज्य है पुर्तगालियों का सबसे लंबा औपनिवेशिक रहा? तो वो कौन सा राज्य रहा? गोवा। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति उस वर्ष में मिली थी अपनी 19 दिसंबर 1961 को गोवा राज्य को जो है वो पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी। इसीलिए 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस जो है मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर को। और बात करें गोवा को, जो है गोवा को भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 30 मई 1987 को। तो गोवा स्थापना दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 मई को। और क्योंकि 30 मई 1987 को भारत का एक नया राज्य बना, कौन सा? गोवा। तो गोवा की राजधानी है पणजी। और जो पणजी है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है कौन सा शहर? पणजी। और आपको ध्यान हो कि 2022 में यहाँ पर जीएसटी संग्रहालय भी जो है वो स्थापित किया गया। तो भारत में जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये गोवा में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? निर्मला सीतारमण के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया था। निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो कहाँ पर है? पणजी में है। और इस जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है धरोहर। और 2023 में गोवा के अंदर कौन से खेल आयोजित किए जाएंगे? राष्ट्रीय खेल 2023। राष्ट्रीय खेल 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? गोवा राज्य के अंदर जो इसका आयोजन किया जाएगा। और गोवा, इसका वर्तमान में सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो प्रमोद सावंत प्रेजेंट टाइम में गोवा राज्य के क्या हैं भी? ये सीएम है। और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष पहली बार 5000 अंक का आंकड़ा पार किया? तो ये किया 1999 में। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक के द्वारा सेंसेक्स ने पहली बार 5000 अंक का आंकड़ा पार किया। 1999 में ही को किया क्योंकि उस समय पर 13वीं लोकसभा थी। और 13वीं लोकसभा में जो है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो गठबंधन की सरकार जो है वो बनाई गई थी। और तब ये काफ़ी जो है अपना स्पाइक पे रहा। तो उसी समय पर सेंसेक्स ने काफ़ी जो है वो उछाल आया
5000 अंक का आंकड़ा पार किया 1999 में। और 1999 में और क्या हुआ था, 26 जुलाई 1999 को जो है अपना कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो कारगिल विजय दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है कब भाई, 26 जुलाई को। यहाँ पर बात हुई है शेयर बाजार की, तो अपने शेयर बाजार है तो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है एनएसए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। और प्रेजेंट टाइम में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति ये प्रेजेंट टाइम में किसके अध्यक्ष हैं, बीएसई के अध्यक्ष हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और प्रेजेंट टाइम में इसका अध्यक्ष कौन है, आशीष कुमार चौहान। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई, ये अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से किसने गृद्धकूट में अपने अधिकांश उपदेश दिए थे, तो ये दिए गए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है वो उपदेश दिए गए। कहाँ पर, गृद्धकूट। और जो गृद्धकूट है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है राजगीर में, बिहार के राजगीर में पड़ता है गृद्धकूट। और यहाँ पर उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध। गृद्धकूट का मतलब क्या है, गिद्ध की पहाड़ी। गिद्ध की पहाड़ी यानी कि ये जो पहाड़ी थी यहाँ पर, इसका जो आकार है वो किसके आकार का था, गिद्ध के आकार का, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, गृद्धकूट। और यहाँ पर उपदेश दिए महात्मा बुद्ध के द्वारा। महात्मा बुद्ध जिन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये किसका नाम है, महात्मा बुद्ध का। और इनके पिता का नाम क्या है, तो इसके पिता कौन थे, इसके पिता थे शुद्धोधन, ये महात्मा बुद्ध के पिता थे। और माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है महामाया, इनकी माता। और इनका जो लालन पालन है वो इनकी मौसी के द्वारा, प्रजापति गौतमी के द्वारा जो इनका लालन पालन किया गया था। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा ये किसकी पत्नी थी, महात्मा बुद्ध की जो है पत्नी थी। और महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोध गया में। बोध गया में महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया गया था, सारनाथ में। जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। और कौन से वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध, इक्ष्वाकु वंश से। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है कौन भाई, महात्मा बुद्ध। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है, 483 ईसा पूर्व में जो इनकी मृत्यु होती है, कहाँ पर, कुशीनगर में। ऑप्शन में दे रखा वर्धमान महावीर, तो ये महावीर जो है अपना कौन से धर्म से संबंधित है, ये संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर। और इनके पिता का नाम क्या है, वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ था। लेकिन जो महावीर हैं उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या है इनका, तो इनकी माता का नाम है त्रिशला। त्रिशला एक इसकी माता का नाम है, वर्धमान महावीर की। और ये कौन से वंश से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे ज्ञात्रीय क्षत्रिय वंश से। यात्रीय क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं कौन, महावीर जैन। और आपसे पूछें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो कौन होंगे, महावीर जैन। लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऋषभ देव के द्वारा जो है वो जैन धर्म की स्थापना की गई थी। और जैन धर्म में कितनी संगति हुई है, तो जैन धर्म में 2 संगति हुई हैं। और बौद्ध धर्म में कितनी संगति हुई है, तो 4, बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगति जो है वो हुई हैं। बुद्ध पूर्णिमा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध पूर्णिमा, जो बुद्ध पूर्णिमा है ये कब आता है, तो बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है अपना कब, बैसाख माह की पूर्णिमा को। बैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी और इनका जो मृत्यु हुई है वो किस दिन हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति, तो वो हुई थी बैसाख माह की
पूर्णिमा को, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा जो है अपनी मनाई जाती है बैसाख माह की पूर्णिमा को। और जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथाओं का संबंध अपना किस धर्म से? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ऑप्शन में है गुरु नानक देव, तो इनके द्वारा कौन से धर्म की स्थापना की गई थी? सिख धर्म के संस्थापक हैं वो कौन भाई? गुरु नानक देव। और रामकृष्ण परमहंस, तो ये किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस मिशन की भी शुरुआत की थी किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कब की थी? 1896 में। 1896 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो है वो शुरुआत की गई थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में अंग्रेजी के साथ सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि जो है अपने किसकी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है अंग्रेजी की लिपि। तो ये अंग्रेजी और हिंदी जो अपनी क्या है? आधिकारिक भाषा है। तो हिंदी जो आधिकारिक भाषा है इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 343 में जो है वो हिंदी का वर्णन है। और आपसे पूछें कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो भाषाओं का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में, यानी कि जब संविधान बना था उस समय पर 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? 14 भाषाएं शामिल थी। और प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं जो है प्रेजेंट टाइम में शामिल हैं। कैसे हुई? अलग अलग संविधान संशोधन हुए जिसके तहत जो है वो नई नई भाषाएं जुड़ती गई संविधान में। कौन सी? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसके तहत कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा ये जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन में। और फिर होता है अपना कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है? 1992 में। और इसमें जो है वो कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं। आप इसको नमक से याद रख सकते हो। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और फिर होता है अपना एक संशोधन कौन सा? 92वां संविधान संशोधन जो कब होता है? 2003 में। और इसमें कितनी भाषाओं को ऐड किया गया था? 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जो है इसके अंदर ऐड किया गया था। तो अब कुल मिला के कितनी भाषाएं शामिल हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं जो है वो शामिल हैं। अच्छा, अभी काफी सुर्खियों में रही थी एक भाषा जिसका नाम है कोई भाषा। और कोई भाषा का संबंध किस राज्य से होगा? उड़ीसा राज्य की है कोई भाषा। और इसके लिए जो है मतलब उड़ीसा ने ये कहा था कि इसको जो है वो 8वीं अनुसूची में डाला जाए। तो आ सकता है क्वेश्चन, कोई भाषा का संबंध किस राज्य से होगा अपना? तो ये इसका संबंध है उड़ीसा राज्य की है भाषा। कौन सी? कोई भाषा। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है हिंदी से। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में जो है वो स्वीकृति मिली थी। और इसीलिए हम मनाते हैं 14 सितंबर को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर जो इसका आयोजन किया गया था। और अब की बार अपना हिंदी सम्मेलन हुआ है कौन से नंबर का? 12वें नंबर का हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 2023 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन किया गया फिजी देश में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया। 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो ये किया गया है 1955। तो जो अधिनियम है कब आता है अपना? तो 1955 में आया था पहला। और उसके बाद में इसमें संशोधन किया 2019 में आया है अपना नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को जो है लागू किया गया था। तो 1955 में जो है अपना क्या आया था भाई? नागरिकता अधिनियम आया था,
यानी कि जो नागरिकता है देश की भारत की, वो कैसे मिल सकती है, उसके बारे में इसमें जो है प्रावधान है। तो उसमें अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट कब किया गया? 2019 में। और लागू कब किया गया इसको? 10 जनवरी 2020 को। और 1957 में क्या हुआ था? दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली जो है भारत में कब लागू की गई थी? 1957 में दशमलव प्रणाली को लागू किया गया था। और 1957 में ही एक समिति बनी थी अपनी पंचायत से संबंधित, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1957 में। और कितने स्तरीय थी ये? त्रिस्तरीय थी। और 1960 में किसकी स्थापना हुई थी? बीआरओ की स्थापना हुई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1960 में। और जो बीआरओ है ये किस मंत्रालय में आता है? रक्षा मंत्रालय के तहत आता है अपना, क्या भाई? बीआरओ। और प्रेजेंट टाइम में अभी इसके नए महानिदेशक बने थे बीआरओ के, वो कौन बने थे? रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन ये 28वें नंबर के महानिदेशक बने थे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। और 1947 में क्या हुआ था? तो 1947 में आपको पता है भारत क्या हो गया था भाई? आज़ाद हो गया था। निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ के माध्यम से बहने वाली वर्तमान की मात्रा को सीमित करता है और एक निश्चित मात्रा में वोल्टेज स्थापित करता है? तो ये करता है फ्यूज। जो फ्यूज है ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है कॉपर और टिन धातु से। कॉपर और टिन से बना होता है क्या? फ्यूज। और अगर आपसे पूछे इसका गलनांक बिंदु उच्च होता है या फिर निम्न होता है, तो इसका गलनांक बिंदु जो है वो लो होता है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है फ्यूज का वो क्या होता है भाई? तो वो होता है लो। और लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी के बारे में बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। किसकी? फ्यूज की। तो रेजिस्टिविटी इसकी हाई होती है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? लो। अगर सर्किट में ज़्यादा अमाउंट में करंट का फ्लो हो रहा है तो उस ज़्यादा अमाउंट के करंट के फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फ्यूज करता है। ठीक है, जो किस धातु से बना होता है? कॉपर और टिन धातुओं से मिलकर जो है बना होता है। वोल्ट मीटर ये भी एक डिवाइस है जिसका यूज कहाँ पर किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि विभवांतर, विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर का जो यूज किया जाता है। भारत सरकार 2011 से 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो 2011 से लेकर और 2019 में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस राज्य के अंदर हुई है? बिहार में हुई है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछे 2011 में जो अपनी जनगणना हुई थी, कौन से नंबर की जनगणना थी ये? तो ये थी अपनी 15वीं नंबर की जनगणना। तो इसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में प्रथम राज्य है, यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि में, तो उसमें प्रथम राज्य है मेघालय। मेघालय जो है जनसंख्या वृद्धि के मामले में प्रथम में रहा 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 2011 से 2019 में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा अपना? बिहार होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किसमें प्रथम था? और तो ये था जनसंख्या घनत्व। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये कौन सा है? तो ये है अपना बिहार राज्य। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या रहा? 1106 जो इसका जनसंख्या घनत्व रहा। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा रहा? अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर बिहार में कितना है? 1106। और यूटी में बात करें तो यूटी में कौन सा होगा? दिल्ली। 11,000 से भी अधिक जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा 2011 में किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और 19 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं 20 करोड़ जनसंख्या है कहाँ पर? 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य में। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अच्छा, एक जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर ये किस वर्ष में हुई थी? तो ऋणात्मक वर्ष, जिसमें मतलब जनसंख्या में गिरावट आई थी, तो वो कौन सा दशक रहा था? 1911 से 1921 वाला जो दशक था अपना, ये ऋणात्मक वर्ष रहा। क्यों? क्योंकि उस समय पर कौन सी महामारी फैली हुई थी? प्लेग महामारी जो है ये फैली हुई थी। तो ये जो है वो नेगेटिव रही अपनी क्या? जनसंख्या वृद्धि। और भारत में
लिंगानुपात जो है वो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो लिंगानुपात है 943। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बाल लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो बाल लिंगानुपात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाल लिंगानुपात है 919। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल राज्य। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हरियाणा। और कितना रहा हरियाणा का लिंगानुपात, 879 लिंगानुपात है किस राज्य का, हरियाणा राज्य का। बात करें कि पूरे भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना रहा है पूरे भारत का, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें राज्य की बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और एक क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 2001 से पहले, 2001 की जो जनगणना है उससे पहले भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा होता था, तो वो ध्यान रख लेना मध्य प्रदेश राज्य। 2001 से पहले, तो पहले अपना सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल था वो किस राज्य में था, मध्य प्रदेश में। लेकिन फिर 2000 में एक अपना राज्य बना कौन सा, छत्तीसगढ़। किस राज्य से अलग होके बना था ये, मध्य प्रदेश से, तब इसका क्षेत्रफल जो है वो कुछ कम हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा होगा, वो है गोवा। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो सोनपुर मवेशी मेला ये आयोजित किया जाता है बिहार राज्य में। और जो सोनपुर मेला है ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कौन सा है, सोनपुर मेला, जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, सोनपुर बिहार में इसका आयोजन किया जाता है। गुजरात में कौन सा उत्सव होता है, रण उत्सव। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि रण उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है या फिर गुजरात में, तो ये मनाया जाता है गुजरात राज्य में रण उत्सव। और राजस्थान में कौन सा होता है, मरु उत्सव। मरु उत्सव कहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर में जो है आयोजित किया जाता है मरु उत्सव। और राजस्थान के अंदर ही ऊँटों का सबसे बड़ा मेला भारत में कहाँ पर भरता है, तो ऊँटों का सबसे बड़ा मेला जो भरता है वो कहाँ पर, बीकानेर में। बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में ऊँटों का सबसे बड़ा जो है वो मेला भरता है। और पंजाब में अब की बार कौन से मेले का आयोजन किया गया, तो झिंगा मेला, ये कहाँ पर हुआ, पंजाब के अंदर 2023 में। और माघी मेला ये कहाँ पर हुआ, तो माघी मेले का आयोजन किया गया कहाँ पर, पंजाब राज्य के अंदर जो है वो माघी मेले का आयोजन किया गया। अलीवाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो अलीवाल की जो लड़ाई है ये लड़ी गई थी 1846 में। और किस किस के बीच में हुई थी लड़ाई, तो ये हुई थी अंग्रेजों और सिखों के बीच में। अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, अलीवाल की लड़ाई, जो 1846 में हुई थी। और इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, हैरी स्मिथ के द्वारा जो है इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया। और सिखों की तरफ से जो है वो कौन लड़ रहे थे इसमें, तो सिखों की तरफ से जो है वो रणजोध सिंह जो है वो इसमें लड़ रहे थे, रणजोध सिंह सिखों की तरफ से। तो इसमें ब्रिटिश जो है वो जीते, अंग्रेज जीते और इन्होंने हराया सिखों को। और आपसे पूछे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये भी किस वर्ष में हुआ था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये भी हुआ था 1846 में। और जो ये अलीवाल की लड़ाई है ये किस वर्ष में हुई थी, 1846 में। लेकिन कौन सी नदी के किनारे पर, सतलज नदी के किनारे पर ये लड़ाई हुई थी, अलीवाल की लड़ाई, जिसको अंग्रेजों के द्वारा जीता गया था। और हारे कौन थे, सिख जो है इसके अंदर हारे थे। आपको ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ देखने को मिलेंगी, तो जो ऊपरकोट की बौद्ध गुफाएं हैं ये भारत में कहाँ पर हैं, गुजरात के जूनागढ़ में। गुजरात के जूनागढ़ में है कौन सी गुफाएं, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं। कोच्चि में कौन सी गुफाएं हैं, तो कोच्चि में है रायो गार्डो की गुफाएं। रायो गार्डो की गुफाएं कहाँ पर है, कोच्चि में। और भोपाल में, आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और जो राजा भोज थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और देहरादून के अंदर जो है वो किसकी गुफाएं हैं, डाकू की गुफाएं। डाकू की गुफाएं ये भारत में कहाँ पर है, तो डाकू की गुफाएं हैं कहाँ पर, देहरादून में। और देहरादून किस राज्य की राजधानी है, उत्तराखंड राज्य की जो है वो राजधानी है। तो ऊपरकोट की गोद बौद्ध गुफाएं जो अपनी वो कहाँ पर है, जूनागढ़ गुजरात राज्य के अंदर जो है ये स्थित है। अच्छा, गुजरात की यहाँ पर बात हुई है तो गुजरात राज्य के वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है, तो वो है भूपेंद्र पटेल।
भूपेंद्र पटेल ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, गुजरात राज्य के क्या है भाई, ये सीएम है। और राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्या है, राज्यपाल है। किस वर्ष संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। आपको पूरी डेट याद रखनी है इसके लिए। 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन हुआ, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल जो मेंबर थे वो कितने थे? 7 इसके अंदर जो है वो टोटल सदस्य थे, इसमें प्रारूप समिति के अंदर। और जो संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है वो लगे थे संविधान को बनने में, यानी कि लगभग आप बोल सकते हो 3 साल लगे थे संविधान के निर्माण में। और संविधान निर्माण में जो है वो अपना किसने योगदान दिया है? तो वो दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो है वो एक बड़ा योगदान है। और संविधान दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को जो है वो अपनाया गया था। और भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ। लेकिन अपनाया कब गया था इसको? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए संविधान दिवस, और एक दिवस और होता है यहाँ पर, कौन सा? राष्ट्रीय कानूनी दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब आती है? तो इनकी जयंती आती है 14 अप्रैल को, जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आती है। अच्छा, एक पैक्ट है, कौन सा? पुना पैक्ट। तो पुना पैक्ट, जो पुना समझौता है, ये किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कौन सा पैक्ट? पुना पैक्ट। और कहाँ पर हुआ था ये? यरवदा जेल में। लेकिन कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1932 में, सितंबर 1932 में पुना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। और 1930 में, 1931 में और 1932 में, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा जो है वो भाग लिया गया था? तो वो लिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो है वो इसके अंदर भाग लिया गया था। और 1948 में क्या हुआ था? तो 1948 में जो है वो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को भारत में कब मिलाया गया था? 1948 में मिलाया गया था। और कौन सा मिशन चलाया गया था इसके लिए? पोलो मिशन जो है ये चलाया गया था हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए। और 1946 में कौन सा मिशन आता है भारत में? कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। आपसे पूछें कैबिनेट मिशन के अंदर टोटल जो मेंबर थे वो कितने मेंबर थे? तो कैबिनेट मिशन के अंदर टोटल मेंबर कितने थे? 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन के अंदर। और 1949 में एक तो क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। और आपको एक संस्था ध्यान आ रही होगी जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, कौन सी? आरबीआई। भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। किसकी स्थापना हुई थी भाई? तो 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर भारत के सेंट्रल जो बैंक है आरबीआई की स्थापना हुई। और इसका प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष है यानी कि गवर्नर जो है आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में, वो कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है आरबीआई के? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के हैं भाई? 25वें नंबर के क्या है? गवर्नर हैं। संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो संविधान का जो पहला संशोधन है ये हुआ था 1951 में। 1951 में संविधान के अंदर जो है अपना अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। और जो संविधान का पहला संशोधन हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भाई। ठीक है, 9वीं अनुसूची को किसमें जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 1951 के संविधान संशोधन के तहत। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे होगा? भूमि सुधार से संबंधित है अपनी क्या भाई? 9वीं अनुसूची। अच्छा, आपसे पूछे कि संविधान के अंदर जो संशोधन है
संशोधन की प्रक्रिया वो हमने किस देश से ली है, तो वो ली है दक्षिण अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है भाई, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में क्या, संविधान संशोधन। और आपसे पूछे जो संविधान संशोधन है ये भाग कौन से में आता है, तो भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में किसका वर्णन है, संविधान संशोधन का जो है वो वर्णन है। संविधान के अंदर यानी कि में कोई संशोधन करना है तो उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 368 आर्टिकल। तो 368 आर्टिकल ये किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है भाई संविधान के संशोधन से है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 368। और यहाँ पर अमेंडमेंट की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कर लेते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक तो ध्यान रख लेना 42वां संविधान संशोधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और इसको क्या कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर जो है अपना इस संविधान के संशोधन के तहत काफी अमेंडमेंट किए गए थे। जैसे प्रस्तावना में ही अमेंडमेंट हुआ था। आपसे पूछे अब तक प्रस्तावना में कितनी बार जो है वो संशोधन हो चुका है, तो अब तक सिर्फ एक ही बार क्या हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। लेकिन वो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। प्रस्तावना में जो है वो 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे अपने किसके अंदर, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, एक तो जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवाद ये शब्द जोड़ा गया था, और कौन सा, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे अपनी प्रस्तावना में। 1976 में 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। और आपको ध्यान हो भारत में जो मौलिक कर्तव्य लिए हैं भारत ने, वो किस देश से लिए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं भारत ने रसिया से। तो मौलिक कर्तव्य को भारत में जो संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। और उस समय पर कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो वो थे 10 मौलिक कर्तव्य जो हमने रसिया से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य अपने। और एक अपना संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या बना दिया गया था, उसको कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार जो था वो, उसको कानूनी अधिकार बना करके कौन से आर्टिकल में डाल दिया था उसको, आर्टिकल 300 ए में संपत्ति का जो है वो अधिकार कानूनी अधिकार में जो डाल दिया था, आर्टिकल 300 ए में। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत न्यूनतम गारंटी कृत कीमतें एक मंजिल तय करने के लिए तय की जाती हैं जिसमें बाजार की कीमतें नहीं गिर सकती। यदि कोई इसे खरीदता है तो कौन इस न्यूनतम गारंटी कृत कीमतों पर भंडारण खरीदेगा, तो वो खरीदेगी सरकार। जो सरकार है, जैसे गेहूं का प्रेजेंट टाइम में अपना एमएसपी कितना है, 2125 है। तो इससे कम रेट पे जो है वो सरकार इसको खरीद नहीं सकती। यानी कि कोई भी जो अपना अगर हम किसी दूसरे को दे तो वो हो सकता है जो है वो कम में खरीदे, लेकिन जब सरकार को इसका भंडारण करना होगा ना, तो वो अपना एमएसपी से कम रेट में जो है वो नहीं ले सकती। तो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और एमएसपी जो है वो कौन निर्धारित करता है, क्वेश्चन कई बार आया है और बच्चे इसमें आंसर लगा देते हैं कि इसका जो निर्धारण है वो कृषि मंत्रालय करता होगा। इसका जो निर्धारण है वो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये संस्था आती तो अपना किसके अधीन है, कृषि मंत्रालय के, लेकिन ये ही निर्धारित करता है अपना क्या भाई, एमएसपी रेट को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ये निर्धारित करता है कौन भाई, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, विजय पॉल शर्मा। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई, ये अध्यक्ष है। पारंपरिक तापो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो तापो नृत्य ये है अपना अरुणाचल प्रदेश से भाई, ठीक है। तापो नृत्य का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो तापो नृत्य का आयोजन किया जाता है। और उत्तराखंड में कौन सा नृत्य होता है, तो वो होता है गढ़वाली नृत्य। ये अपना उत्तराखंड राज्य में। कजरी नृत्य किस राज्य का है, उत्तराखंड राज्य का है। और एक नृत्य है छपेली, ये भी किसका है, उत्तराखंड का। नागालैंड का फेमस डांस है कौन सा, बम्बू डांस। बम्बू डांस कहाँ का है, नागालैंड का। और मटकी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मटकी। तो मटकी नृत्य किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का। और एक नृत्य है ज्वारा।
ज्वारा भी है अपना मध्य प्रदेश का, और एक है फूल पत्ती नृत्य, ये भी किस राज्य का है भाई, तो ये भी है मध्य प्रदेश राज्य का। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो प्रेजेंट टाइम में भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 9 हैं। और नौवा कौन सा है, छऊ, छऊ नृत्य जो है अपना शास्त्रीय नृत्य है, नौवा। और जो शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि ये अपना छऊ शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन डिसाइड करता है, कौन सा मंत्रालय करता है डिसाइड कि ये शास्त्रीय नृत्य होगा, तो ये करता है संस्कृति मंत्रालय। और प्रेजेंट टाइम में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी, ये प्रेजेंट टाइम में भारत के संस्कृति मंत्री हैं। और जैसे हम देखते हैं ना कथकली, और एक है कौन सा, मोहिनी अट्टम, कथकली मोहिनी अट्टम, ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोनों, तो ये है केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम जो है वो अपना किस राज्य का है भाई, तमिलनाडु का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी अपना ओडिशा का। और उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है, तो वो है कथक, कथक जो है अपना किसका है, उत्तर भारत का नृत्य है, कौन सा भाई, कथक। और सतरिया नृत्य ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सतरिया, तो ये है असम राज्य का, असम राज्य का है अपना कौन सा नृत्य भाई, सत्रिया नृत्य असम राज्य का है। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जो 1952 तक के लिए इसको किस में बदल दिया गया, यानी कि 1952 तक जो है इसको किस में बदला गया, तो इसको बदला गया भारत की अंतिम संसद के अंदर, ठीक है। तो 1950 में भारत में संविधान लागू हो गया, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया था। और संविधान सभा का जो है वो एक तरीके से क्या हो गया अभी, अस्तित्व खत्म हो गया। तो उसके लिए जो है अपना 1952 तक के लिए इसको किस में बदला गया, तो वो बदला गया किसमें, भारत की अंतिम संसद के अंदर जो इसको बदला गया। उसके बाद में जो अपना प्रधानमंत्री बन जाते हैं कौन भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है किस आर्टिकल के तहत आता है, ये अपना आर्टिकल 124 के अंदर अपना किसका वर्णन है भाई, तो वो अपना वर्णन है किसका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, अपना न्यू दिल्ली के अंदर जो है अपना सुप्रीम कोर्ट है। और 28 जनवरी 1950 को, यानी कि इसके प्रथम जो भारत के प्रथम सीजीआई थे वो कौन थे भाई, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये भारत के प्रथम क्या थे भाई, मुख्य न्यायाधीश थे। और प्रेजेंट टाइम में बात करें भारत के 50वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ये भारत के प्रेजेंट टाइम में 50वें नंबर के क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। वित्त आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के अपने, तो प्रथम अध्यक्ष ध्यान रख लेना भाई, वो थे KC नियोगी, KC नियोगी, ये प्रथम अध्यक्ष थे अपने किसके भी, वित्त आयोग के। और प्रेजेंट टाइम में बात करें अपना तो वो कौन है, अनिकेत सिंह है भाई, अनिकेत सिंह, ये प्रेजेंट टाइम में भारत के वित्त आयोग के क्या है, ये अध्यक्ष है। और भारतीय चुनाव आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई। इसीलिए हम 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वो मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है अपना 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को आपको कुछ और डे याद आ रहा है, कौन सा, तो एक दिवस और मनाया जाता है, सोचो थोड़ा, कौन सा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है भाई, 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कब मनाया जाता है अपना, 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और वर्तमान में बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के, तो वो कौन है, राजीव कुमार है भाई, राजीव कुमार, ये प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन से भी नंबर के हैं, 25वें नंबर के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अच्छा, भारत की वित्त आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है अपना, तो इसका आर्टिकल ध्यान रख लेना, 280 आर्टिकल में भारत के वित्त आयोग हैं। और चुनाव आयोग तो पता है ना आपको, आर्टिकल 324 में जो है अपना किसका वर्णन है भाई, भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन है। कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा, तो ये करेगा बेकिंग सोडा। जो मधुमक्खी काटती है तब आपकी बॉडी में कौन सा जो है
एसिड छोड़ के जाती है, तो ये छोड़ के जाती है फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मेथनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। फॉर्मिक एसिड ये अपनी बॉडी के अंदर जो छोड़ के जाती है, तो उससे होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ईचिंग वगैरह हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो उसके ईचिंग को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, यानी कि एसिड को खत्म कौन करेगा, एक तरीके से बेस ही खत्म करेगा, तो वहां पर कौन सा बेस यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये अपना एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का बेस है, और ये हम यूज करते हैं जब फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर जो है वो छोड़ के जाती है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पूछ ले आपसे, क्या होगा, HCOOH, ये अपना किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मिक एसिड का जो है फॉर्मूला होता है। नींबू के रस में कौन सा एसिड होता है, तो नींबू के रस में होता है अपना सिट्रिक एसिड, यानी कि जो अपने खट्टे फल होते हैं ना, सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, जैसे अपना नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इसमें होता है कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। और नमक, ये अपना साल्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCl, और NaCl को क्या कहा जाता है, इसको टेबल साल्ट भी जो है वो कहा जाता है। उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है, तो उरुका है असम राज्य का। असम राज्य के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है कि कौन सा त्योहार भाई, उरुका फेस्टिवल असम का एक फेस्टिवल है। और असम के अंदर ही अपना एक मेला होता है, कौन सा, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है, तो ये इसका आयोजित किया जाता है कहाँ पर, कामाख्या देवी मंदिर में। और कामाख्या देवी मंदिर ये भारत में कहाँ पर है भाई, असम राज्य के अंदर है। और असम का ये अपना एक है बिहू। बिहू भी अपना दो तरह का, एक तो है बोगा बिहू, भोगा बिहू, इसका आयोजन तो होता है अप्रैल महीने में, और एक काटी बिहू है, ये काटी बिहू का आयोजन होता है अपना अक्टूबर महीने में, ठीक है। और तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, तो एक है पोंगल फेस्टिवल, ये किस राज्य का है, तमिलनाडु का। थाई पुसम फेस्टिवल, ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। और सिक्किम का है अपना कौन सा, बोमचू फेस्टिवल, बोमचू महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम में। और लोसांग त्योहार, ये भी किस राज्य का है, सिक्किम का है। लोसार, लोसार कई राज्यों में मनाया जाता है, अरुणाचल में भी, लद्दाख में भी, और सिक्किम में भी लोसार फेस्टिवल। और केरल का आपको पता है, एक तो है अट्टुकल पोंगल। खाली पोंगल आए तो आपको आंसर करना है तमिलनाडु, लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछे तो केरल होगा। और कौन सा, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है, केरल राज्य के अंदर। ओणम फेस्टिवल, ये भी कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में। और एक त्योहार है काफी फेमस, मकर विलक्कू त्योहार। मकर विलक्कू त्योहार ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, केरल राज्य में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है, तो ये है असम राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। वर्ष 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अंकित किया गया था, तो ये किया गया था रामलीला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, रामलीला। तो 2008 में इसको अमूर्त धरोहर के रूप में जो है वो शामिल किया गया, किसमें किया गया, यूनेस्को के अंदर जो इसको शामिल करने का काम किया गया। प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछें कि कितनी अमूर्त धरोहर जो है अपनी यूनेस्को में शामिल है, तो वो है 14। और 14वीं कौन सी है अपनी, तो 14वीं है पश्चिमी बंगाल की अपनी एक पूजा है जिसका नाम क्या है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा ये भारत की 14th नंबर की इनटेंजिबल जो है वो साइट है अपनी दुर्गा पूजा, जो यूनेस्को के अंदर जो है वो क्या है भाई, शामिल है। और एक ध्यान रख लेना जो कई बार एग्जाम में आया है भाई, 2010 में, 2010 में एक नृत्य है, कालबेलिया नृत्य, किस राज्य का है कालबेलिया नृत्य, तो ये है राजस्थान का। और एक नृत्य है छऊ। इन दोनों को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो वो किया गया था 2010 में। और योग को अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो वो किया गया था 2016 में। और कालबेलिया छऊ मैंने आपको बता ही दिया है, ये अपना कब किया गया था, 2010 में। और कुंभ के मेले को कब शामिल किया गया था अमूर्त धरोहर में यूनेस्को की, तो वो किया गया था 2017 में। कुंभ के मेले को जो है वो शामिल किया गया था। यहाँ पर बात हुई है यूनेस्को की, तो 2023 में 2 धरोहर ये अपना शामिल की गई हैं, किसमें, यूनेस्को में, यानी कि टेंजिबल साइट, मूर्त धरोहर। तो भारत की कितनी है जो यूनेस्को में शामिल है, 42 हो चुकी हैं प्रेजेंट टाइम में। और
कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 41वीं धरोहर जो यूनेस्को में शामिल है वो कौन सी बनी थी भाई? शांति निकेतन। और शांति निकेतन अपना कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। और 42वीं बता सकते हो? तो 42वीं है भी होयसला के मंदिर। होयसला के मंदिर जो अपना मंदिरों का ग्रुप है, तो इसको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, होयसला के मंदिर। और जो होयसला के मंदिर है भारत के किस राज्य में है भाई? कर्नाटक राज्य के अंदर है। 40वीं कौन सी है मूर्त धरोहर? आपसे पूछ सकते हैं। तो 40वीं है अपनी कौन सी भाई जो यूनेस्को में शामिल है? वो है धोलावीरा। और धोलावीरा अपना एक हड़प्पा स्थल है। कहाँ पर? गुजरात राज्य के अंदर है भी क्या? धोलावीरा। अच्छा, भारत के कौन से शहर हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं? तो भारत के 2 शहर हैं जो यूनेस्को में शामिल है। पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल हुआ था वो कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। और ये कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 2017 में। और फिर उसके बाद में 2019 में 2019 में शामिल हुआ था कौन सा शहर? तो वो हुआ था भाई जयपुर। और जयपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में भारत के 2 शहर हैं जो यूनेस्को की सूची में जो है वो क्या है भाई? शामिल हैं। ओके, तो रामलीला ये अपना किया गया था 2008 में अमृत धरोहर के रूप में। किस किले में महारानी रजिया सुल्तान को कैदी की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? तो इनको रखा गया था किला मुबारक। और किला मुबारक कहाँ पर है? बठिंडा। और बठिंडा के ही गवर्नर थे कौन भाई? मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, जिनसे बाद में इन्होंने शादी भी की थी रजिया सुल्तान ने। और रजिया सुल्तान, इनसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन भाई? रजिया सुल्तान। और ये गद्दी पर कब बैठी थी? ये 1236 में। 1236 पे गद्दी पे बैठी और शासन किया इसने 1240 तक। 1240 में इसकी हत्या कर दी गई इसी के भाइयों के द्वारा। और इसका मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। तो एशिया की प्रथम महिला शासिका कौन है भाई? रजिया सुल्तान। और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? कैथल के अंदर जो इसका मकबरा है। भारत के किन राज्यों में सियांग और लोहित नदियां आपको मिलेंगी? तो सियांग नदी है अरुणाचल प्रदेश में और लोहित नदी है अपनी असम में। तो ये है अपनी अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर है सियांग और लोहित नदी। और लोहित नदी पर तो एक पुल भी बना हुआ है जो काफी फेमस है, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल ये किस नदी पर बना हुआ है भाई? तो ये बना हुआ है लोहित नदी पर। और सियांग घाटी और सियांग जो नदी है ये अपना किस राज्य में है भाई? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है अपना सियांग। और उत्तराखंड से आपको पता है गंगोत्री से अपने निकलती है गंगा नदी। और यमुनोत्री से निकलती है अपनी कौन सी भाई? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है? गोमती नदी के मुहाने पर बसा हुआ है अपना क्या भाई? लखनऊ। और अभी इसको जो है वो क्या कर दिया है गोमती नदी को? तो इसको जो है गैर बारहमासी नदी इसको घोषित कर दिया है। ठीक है, गैर बारहमासी नदी घोषित किया है अभी हाल ही में किसको? गोमती नदी को। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? तो यानी कि नया राज्य जो बनाने की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 3 में भाई। कोई भी नया राज्य है उसका जो गठन है वो हम किस आर्टिकल के तहत करेंगे? आर्टिकल 3 में जो है अपना किया जाता है भाई। ठीक है, नया राज्य बनाने की जो शक्ति है अपनी किस में है? आर्टिकल 3 में। उसका नामकरण करना हो हमें राज्य का, जैसे अभी केरल राज्य के द्वारा ये मांग रखी गई थी कि केरल का नाम क्या किया जाए? केरलम किया जाए। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आएगा? अपना आर्टिकल 3 के तहत आएगा। उसकी सीमा में कोई परिवर्तन करना हो तो वो भी कौन से आर्टिकल में आएगा भी? आर्टिकल 3 में आएगा। तो आर्टिकल 1 से लेकर और आर्टिकल 4 तक अपना कौन सा भाग आता है? भाग 1 आता है। भाग 1 जो संविधान का भाग 1 है जो राज्य और संघ से संबंधित है, आर्टिकल 1 से लेकर 4। और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक अपना किसका वर्णन है? तो वो वर्णन है नागरिकता का। नागरिकता का वर्णन अपना किसमें है? 5 से लेकर 11 आर्टिकल में है नागरिकता का वर्णन। और भारत के द्वारा नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। और संसदीय व्यवस्था भी किस देश से ली गई है भाई? तो वो भी ली गई है ब्रिटेन देश से ही संसदीय व्यवस्था जो है वो ली गई है। और एकल नागरिकता ये भी भारत ने किस देश से ली है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी भारत ने ब्रिटेन देश से जो है वो लिया है। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शुभंकर क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2023 का वर्ल्ड कप जो आपको कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है।
और अभी तक भारत जो है वो एक भी मैच हारी नहीं है ना। अभी इसका मैच हुआ था लास्ट में, अभी किसके साथ में हुआ था इसका, न्यूजीलैंड के साथ में हुआ था, तो उसको भी इसने जीत लिया। तो यानी कि अभी तक जो मैच खेले हैं इंडिया के द्वारा, पहला मैच खेला गया था अब की बार 2023 में, इंडिया ने किसके साथ में खेला था, ऑस्ट्रेलिया के साथ में खेला था। तो इसमें जो शुभंकर है वो क्या रहा, तो इसके अंदर शुभंकर रहा भाई क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टोवर्स ये अपना क्या रहा, इसमें शुभंकर रहा। और क्रिप्टोवर्स में आपको नाम ध्यान रखना है भाई, एक तो है ब्लेज। ब्लेज ये आपको महिला दिखाई दे रही है ना, महिला ब्लेज, ये एक बॉलर है, बॉलर का प्रतिनिधित्व कर रही है, बॉलर है ब्लेज, और ये क्रिप्टोवर्स में ही है। और पुरुष है, ये आपको दिखाई दे रहा है पुरुष, इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है टोंक, टोंक। और ये क्या है, बैट्समैन है, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि जो इसमें टोंक है वो बॉलर रखा है, फिर बैट्समैन रखा है, तो क्या रखा है इसको, बैट्समैन रखा है टोंक। और जो ब्लेज है इनको क्या रखा है, इनको बॉलर। तो ये अपना क्रिप्टोवर्स में है, और ये अपना शुभंकर रहा है। आपसे पूछे गाना कौन सा है, यानी कि जो अपना एंथम सॉन्ग है 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में, एंथम सॉन्ग क्या रहा है, तो जो एंथम सॉन्ग है ये रहा है भाई क्या, दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले, ये अपना क्या रहा है भाई, तो दिल जश्न बोले ये अपना क्या रहा है, एंथम सॉन्ग जो इसके अंदर रहा है। और दिल जश्न बोले ये किसके द्वारा जो है ये गाया गया है, प्रीतम के द्वारा जो इसको गाया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का भारत में। कौन से नंबर का संस्करण है, 13वीं नंबर का जो है क्या है भाई, 13वीं नंबर का संस्करण है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया था, शाहरुख खान को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और आईसीसी के द्वारा 2023 में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर वो किसको बनाया गया, तो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है तजुनी, तजुनी ये अपना शुभंकर रहा महिला फीफा विश्व कप में। और लाइव किसमें रहा शुभंकर, तो पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें शुभंकर था लाइव। और जीतू खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 3rd नंबर का, तो उसमें शुभंकर क्या था, जीतू था, जो एक प्रकार का क्या है, जो एक प्रकार का बारहसिंगा है। तो ये थी अपनी आज की क्लास जो हमने की है दिल्ली पुलिस से संबंधित, और काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर दिल्ली पुलिस में। तो ये सीरीज जो आपको पर डे अवेलेबल करवाई जाएगी हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।